आने वाले दिनों में हम एक पूरी सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिससे हम तथ्यों और आंकड़ों के सामने इस सरकार का, इनके करप्शन का, इनके भ्रष्टाचार का और इनके पैसा बनाने के अकूट तरीकों का पर्दाफाश करेंगे। आज उस सीरीज में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हो रही है और मेरे लिए ये बताना जरूरी है कि सिंडिकेट का जो फ्रंट है, हम रोज नए डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने उसका पर्दाफाश करेंगे। और मैं एक बात यहां पर बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहती हूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आप सुनने जा रहे हैं, जो आंकड़े और तथ्य आप सुनने जा रहे हैं, ना वो हमारे हैं ना वो आपके हैं। ये असम के मुख्यमंत्री ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए खुद इलेक्शन कमीशन को अपने एफिडेविट में दिए हैं। तो ये उनके आंकड़े हैं और उनके आंकड़ों को कोट करके हम कुछ सवाल उठाएंगे, उनके आंकड़ों को कोट करके हम कुछ तथ्यों को आपके सामने उजागर करना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में मेरे काफी सारे कोलीग्स भी जो असम आएंगे और जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये लोग भी उस सिंडिकेट का पर्दाफाश करेंगे। तो मैं पहला सवाल तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूं कि पिछले 5 साल से असम में एक आदमी और एक परिवार माला माल हुआ है। ये माला माल होने की जो स्कीम है, जो योजना है, 5 सालों में पैसा कैसे 600-700% बढ़ सकता है, यह असम के साथ भी साझा करिए। यहां के भी यूथ को बताइए कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। यहां की भी महिलाओं को बताइए, यहां की भी जो गृहिणियां हैं उनको बताइए कि कैसे आपकी इनकम 665% बढ़ सकती है। और मैं आंकड़े, भैया यहां पे प्लीज मत बोलिए, मैं आंकड़ों के साथ इसका तथ्य आपके सामने रखूंगी। और मैंने जी ऐसा कहा, ये आंकड़े खुद मुख्यमंत्री ने अपने और अपनी पत्नी के हवाले से अपने हलफनामे पे, इलेक्शन एफिडेविट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखे हैं। वो इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। दीज आर हिज फिगर्स, दीज आर हिज नंबर्स। लेकिन मेरा यह मानना है कि आप तो माला माल होते गए और असम का क्या हाल हुआ इसकी भी चर्चा होगी, लेकिन पहले आपके माला माल होने की चर्चा होती है। 2016 से 26 के बीच में असम के मुख्यमंत्री के पास 1.02 करोड़ था। मैं एफिडेविट कर रही हूं, हलफनामा से, हलफनामा उनके द्वारा साइन किया हुआ, इलेक्शन कमीशन को दिया, इसके बूते पर वो एक एलिजिबल कैंडिडेट बने हैं। तो ये गलत नंबर तो नहीं हो सकते। 1 करोड़ का उनका जो वेल्थ थी वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास होती है, 131% बढ़ती है। लेकिन माला माल वो नहीं हुए हैं, माला माल वो हुई हैं उनकी पत्नी, क्या नाम है उनका, हाँ जो भी उनका नाम है, वो माला माल हुई हैं। 665%, 665% उनकी जो वर्थ है, जो एसेट्स हैं, वो जंप किए हैं। 2016 में 1 करोड़ 77 लाख के होते थे, अब 13 करोड़ 59 लाख, 13 करोड़ 59 लाख के हो चुके हैं। तो जो हाउस होल्ड एसेट है वो 450% बढ़ा है। आप में से मेहनतकश पत्रकार हैं, अच्छा कमाते हैं, आप लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। आप में से किसकी आमदनी या एसेट जो है वो 665% बढ़ा है, वो जरूर बताइए। और ये जो युक्ति है बढ़ाने की, ये लोगों के साथ साझा करिए। असम में एक आप ही माला माल बने जा रहे हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पर उनके और उनके परिवार की दखलंदाजी नहीं है। चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्कूल हो, मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस है, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे वो रिसोर्ट हो, चाहे वो टी गार्डन हो, हर जगह आपकी परिवार की दखलंदाजी, आपकी ओनरशिप है। और इसीलिए 665%, इट्स एन अस्टाउंडिंग फिगर। आपकी धर्मपत्नी का, जिनका भी आपने नाम बताया, उनका नाम मैं जानती नहीं थी, उनका जो एसेट है वो बढ़ा है। तो भाई ये जो 6 गुना, 665% इज ब्रॉडली 6.5 टाइम्स, ये जो 6 गुना एसेट बढ़ा है,
इसकी युक्ति असम के साथ साझा करिए और ये कैसे बढ़ा ये भी बताइए। अब मैं आपको इमूवेबल एसेट्स के बारे में बताती हूं, जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है। 2016 में 3.5 करोड़ थी, 2026 में लगभग 20 करोड़ की है। आपकी आमदनी तो बढ़ नहीं रही है, आपका सोर्स का जरिया तो आप कम बता रहे हैं, तो ये एसेट कहां से बढ़ते जा रहे हैं? भाई असम के युवाओं को भी बता दीजिए। असम के युवाओं को तो असम छोड़कर कोई कर्नाटका जा रहा है, कोई केरल जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है काम करने, कोई दिल्ली जा रहा है, बंबई जा रहा है, उनको भी बताइए, वो भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करें। आप इन्वेस्टमेंट गुरु बन जाइए अगर आप अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपकी जबरदस्त है। और ये तो मैं सिर्फ इलेक्शन एफिडेविट की बात कर रही हूं, बाकी जो मैंने नहीं कहा वो आप समझते हैं ज्यादा। इसमें भी 350% का जंप है इमूवेबल एसेट में। तो सवाल यह पूछा जाएगा कि क्या जो रियल एस्टेट मार्केट है असम का, वो भी हर साल 35% बढ़ा है क्या? 350% 10 साल में बढ़ने के लिए असम के रियल एस्टेट मार्केट को 35% हर साल बढ़ना था। अगर आपने कोई एक छोटा सा फ्लैट, एक छोटी सी लैंड कुछ इन्वेस्ट किया था, क्या वो 350% बढ़ा? क्या आपकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 करोड़ की हो गई? अब ये भी बताना चाहिए, आप मुख्यमंत्री हैं, बताइए आपने कौन से नए एक्विजिशन करे हैं, ये कौन से एसेट्स हैं जो आपके बढ़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मैं कुछ खरीदने जाऊं या आप कुछ खरीदने जाएं या महिमा जी कुछ खरीदने जाएं, तो भाई सोर्स ऑफ फंडिंग तो दिखाना पड़ेगा ना। कहां से पैसा आ रहा है आपके पास ये धड़ाधड़ एसेट बनाने का और एसेट को आगे करने का? और इसीलिए सवाल आज पूछा जाएगा कि ये जो डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स हो रही है, आप सब पर मनमाने आरोप, मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां रचते रहते हैं, आपसे उन कहानियों पर आज सवाल है और आपके इलेक्शन एफिडेविट से सवाल है। और मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट से मैं पढ़ के आपको कुछ तथ्य भी असम के बता दूंगी। एक ग्राफिक है, ये आपके साथ हम साझा करेंगे। ये इनकी पत्नी का एसेट था, इतना बढ़ गया। और इसी एफिडेविट में हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद तरुण गोगोई जी के इलेक्शन एफिडेविट में उनका एसेट कुछ 5 लाख था और उनकी पत्नी का 13,909 था। 13,909 रुपए, और इनकी पत्नी माला माल 665% बढ़ गया, 14 करोड़ के आसपास पहुंच गई। कुछ भी नहीं था, एक 1.25 करोड़ पैसा था इनके पास। तो सत्ता में रहकर ये पैसा कैसे आ रहा है? सत्ता में रहने पर आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे, आपके सिंडिकेट पे आरोप लगा है, जिसकी चर्चा भी हम कुछ दिनों में वो भी कागज और दस्तावेज के साथ करेंगे। आरोप लगा है कि कैसे चाय से लेकर कोयला, तंबाकू, सुपारी, पान, सब पर वसूली हो रही है, वसूली टैक्स लग रहा है और वसूली टैक्स सीधा आपकी जेब में जा रहा है। तो क्या ये जो एसेट्स बढ़ रहे हैं ये ऐसे ही बढ़े जा रहे हैं? सवाल इस बात का होगा। लेकिन इसके स्टार्क कंपैरिजन में असम के 15 साल मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई जी का एफिडेविट मैंने बताया, और गौरव गोगोई जी का एफिडेविट उठा के देख लीजिएगा 2013-14 का। 13 लाख या कुछ उनका टोटल एसेट है, इनकम उनकी जो फाइल हुई है, और उनकी पत्नी का 40-45 लाख है। और असम का क्या हाल है ये भी सुन लीजिए। असम में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 25% है। असम में एक ऐसा बड़ा कल कारखाना नहीं है जहां पर यहां के युवा जाकर नौकरी का आवेदन दे सके और उनको नौकरी मिल जाए। असम में 21 लाख पढ़े लिखे लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया, 0.1% को नौकरी मिली। भाई आपकी 665% एसेट बढ़ रहा है, इन लोग को बताइए ना युक्तियां। असम जो कांग्रेस की सरकार में सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, वो नीति आयोग में 23वें नंबर में पहुंच गया 28 राज्यों की संख्या में। असम में 2 लाख से करोड़ का ज्यादा का कर्जा है। अरे कुछ मत करिए तो लोगों के सिर से कर्जा ही हटा दीजिए। 3 साल का नवजात बच्चा, आज पैदा हुआ बच्चा हो,
या 80 साल का बुजुर्ग हो, सबके सिर पर करीब करीब 54,000 रुपए का कर्ज है असम में। और आप धड़ाधड़ मालामाल होते जा रहे हैं, आपकी तिजोरियां भरती जा रही हैं, आपका हर बिजनेस में इंटरेस्ट है, हर बिजनेस में स्टेक है। इंटरनेशनल स्कूल होगा तो धर्मपत्नी जी खोलेंगी, रिजॉर्ट होगा तो हेमंत बाबू के परिवार खोलेगा, टी एस्टेट में काम करना होगा तो हेमंत बाबू काम करेंगे, मैकडॉनल्ड खुलेगा तो उनका खुलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी कंपनियों का हर उस फील्ड में दखल है जहां पर ग्रोथ हो रही है? आपने 8,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए, चलिए उस पर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सवाल इस बात का पूछा जाएगा कि आपके कार्यकाल में, बीजेपी के 10 सालों में ऐसा क्या हुआ जिससे आप, आपका परिवार और आपका सिंडिकेट मालामाल हुआ, लेकिन असम की जनता को कोई लाभ नहीं मिला, कोई ग्रोथ नहीं हुई। And before I move any further, I will make some very brief statements in English for large sections of the media that follow this language. We are here in the first of a series of press conferences that we will be doing over the next few days, which will essentially put before you numbers, figures, data, not that we have found, not of our research, not something that's available in the public domain through people like you, but this data has been reported and put out by the Chief Minister in his own election affidavit. And in a series of press conferences, we'll be telling you a similar data about his syndicate. The frontal will be exposed. And there are some very startling figures. And these numbers are startling because there is a very stark comparison to how the Chief Minister and his family have become more affluent, have become more wealthy, but the people of Assam have been totally left out. And I will point out one figure in the affidavit, and I'm saying again and again, these are numbers from his election affidavit. These numbers are indisputable. It is on the basis of this affidavit that he stands as an eligible candidate today. So these are not concocted figures, these are real numbers. Mr. Chief Minister saw his spouse's assets grow by an astounding 665%. In a room full of journalists, can one of you raise your hand and say that your assets have grown by even half that number in the last 1 decade? Her assets now stand at close to 14 crore rupees. This six-fold, 6 times increase in family wealth doesn't somehow commensurate with the increase in income. You look at the immovable property that his family has. That has grown by an astounding 350%, which means real estate for his family, the value has grown at 35% every year. Have you seen your real estate value grow at 35% for the last 1 decade? Or have people of Assam seen their real estate value grow at 35% every year? And the answer to that is a loud and an assertive no. But the Chief Minister's has. So the questions will be asked. If real estate in Assam is not going like this, how is your real estate growing? If assets of people are not multiplying so many times, how are your assets multiplying? How did you fund some of these assets? Did you acquire those assets or did you not acquire those assets? And before I move any further, there is a very stark comparison. Mr. Tarun Gogoi was a 3-time Chief Minister of Assam. His election affidavit puts his income at 5 lakh rupees, his spouse's income at 13,000 rupees. Mr. Gaurav Gogoi is a 2-time MP. You please look at his affidavit. 13 lakh for him, 45 or 50 lakh for his wife. But here we have a spouse who has interests in real estate, in luxury resorts, in international schools, in McDonald's, in tea gardens, and everywhere where business can be done in Assam, the family finds a stake there. In fact, the common joke once you exit the Guwahati airport is that wherever you throw a stone, you will find an asset of Hemanta Biswa Sarma's family. Many allegations have been raised that the syndicate operates in a way where money is being
coaxed out of betel, of pan, of coal, of sand mining. And some of these allegations seem to be coming true. I just want to put one question before you, and then we will take questions from the press. If you have a plan, if you are such a financial wizard that your family's assets have grown 665%, how about sharing that little secret recipe and little secret to career progression with the people of Assam? How about telling the youth of Assam that you don't need to migrate? How about telling 21 lakh educated people who registered on the unemployment exchange and only 0.1% found jobs, that this is what you can do and you will see your assets multiply? How about telling the people of Assam who collectively bear the burden of 2 lakh crore rupees as debt? Every single citizen, every little child born in Assam today and an 80-year-old bears the burden of 54,000 rupees each as collective debt of the state. Why are you not telling the secret recipe to the people of Assam? Because the reality is that while the people's progress has stagnated, while the people have not seen either wealth grow or job opportunities come, your family and you have amassed wealth at the cost of the people of Assam. And that is exactly why the people will vote you out. Thank you very much. अगर आपके इस पर कुछ सवाल हो तो हम उनका जवाब देने के लिए यहाँ से तैयार हैं। आप में से कितने लोगों की प्रॉपर्टी या एसेट्स 665% बढ़े हैं, आप भी बताइए हमें। उधर से भी बताना चाहिए आपको। बढ़े हैं तो हाथ उठाइए, आप भी इस रेसिपी शेयर करिए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ किसी के नहीं बढ़े हैं, क्योंकि ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और बढ़त एक ही परिवार की, एक ही व्यक्ति की हो रही है असम में। हर क्षेत्र में हो रही है जहां पर वो है, और आप के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और आपके सवालों से पहले मैं इस मंच से एक बहुत बड़ी फैन होने के नाते, प्रशंसक होने के नाते जुबिन दा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। और मुझे फक्र है, मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी पार्टी ने अपनी 5 गारंटियों में एक गारंटी असम की सबसे बुलंद, असम की सबसे पुरजोर, असम की सबसे लोकप्रिय आवाज जुबिन दा के न्याय के लिए दी है। 100 दिनों में उनके साथ न्याय होगा और सच दुनिया के सामने आएगा। मुझे इस बात का फक्र है। मुझे इस बात का फक्र है कि हम महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं और हम महिलाओं को 50,000 का लोन उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दे रहे हैं। मुझे फक्र है इस बात का कि जो एजिंग पॉपुलेशन है उसकी हमने ना सिर्फ पेंशन बढ़ाई है, बल्कि हम एक नए मंत्रालय की भी बात कर रहे हैं। पर इस मंच से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और आशा करती हूं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम उनके साथ, उनकी विरासत के साथ, असम की सबसे लोकप्रिय आवाज के साथ जरूर न्याय कर पाएंगे। मैंने सीएम की वो तस्वीरें भी देखी हैं जब जुबिन दा वापस लाए गए और पूरा असम उमड़ा था, और वो तस्वीरें दिल दहलाने वाली थी। आप लोग कैसे लाइनों में लगे रहे, पूरा असम रो रहा था, पूरा असम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। अगर वो कुछ नहीं कर सकते थे तो वहां पर वो खड़े होकर ढोंग क्यों कर रहे थे? अगर आप जुबिन दा को न्याय नहीं दे सकते थे तो आप वहां पर क्यों खड़े थे? आपने ना उनका क्षेत्र बनाया, ना न्याय दिया। आज जो मुख्य आरोपी है उसके बैंक अकाउंट भी अनफ्रीज हो चुके हैं। कांग्रेस अदालत नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हम केस पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। हम आपकी तरह चुनाव आने पर कुछ लोगों को जेल में डालने का ढोंग नहीं करेंगे। हम आपके यहां चुनाव आने पर फास्ट ट्रैक की बात नहीं करेंगे। हमें लगता है कि जुबिन दा असम की वो आवाज थे, असम का वो साहस थे, असम के वो यूनिटी के प्रतीक थे, एकता के प्रतीक थे। उन्होंने ऐसी सरकार को बाहर फेंकने की बात करी थी। उन्होंने बात की थी कि जो लोग आपको बांटते हैं उनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने सीए के साथ, आपके साथ खड़े होकर विरोध किया था इस सरकार का, विरोध किया था बीजेपी का, और इसलिए उनको न्याय मिलकर रहेगा। मुख्यमंत्री भी चाहते तो अभी तक न्याय मिल जाता। I am not so sure what is aggressive social media strategy. Is aggressive social media strategy that the official handle of the Bharatiya Janata Party shows an elected chief minister shooting at a certain community? That's the question we are raising. What is aggressive social media strategy?
On your social media, you can tell the world how, and you can paint a very rosy picture of Assam. But is that rosy picture really true? On social media, you can tell how much you are progressing and how many jobs you are creating, but we all know the reality. 0.1% of 21 lakh educated Assamese youth have got jobs on the unemployment exchange. That's the reality. 8,000 government schools have been shut down. How about social media being put to great use? Social media is a means of communicating the truth, and may I dare say communicating the truth directly with the people of this country. When leaders talk, when official handles take a stand, then everybody who's watching that social media believes that this is being spoken and communicated directly to them. That's the difference between media and social media. What I say today, and my worthy friends will hopefully carry in their newspapers and in their digital platforms or on the television channels, will be going via you. The difference between you and social media and digital is that it goes directly to the people. And is BJP in Assam directly telling the people that Himanta Biswa Sarma is willing to kill? Are they saying that the elected chief minister can have a gun in his hand? You can make head rolls, and that's what he did. He got rid of that boy, but that boy is known to be extremely close to the chief minister. He continues to spew venom. He continues to put very objectionable content. The kind of statements that the chief minister makes, is that what a responsible, democratically elected chief minister who has sworn to the constitution of this country be making? So I don't want to be pulled into the debate of aggressive or non-aggressive social media. Our social media stands and reflects the ideology of my party. And the ideology of my party is that no matter what, we don't compromise with the truth. We will not resort to fake news. We will not resort to lies. And the BJP consistently does that. So if you're telling me, am I willing to do that? No, I'm not willing to do that. I belong to a party where my leader gets up in parliament and says, no matter what you do to me, I will fight for the truth. And that inspires my social media. Nothing on my social media, and I say this with pride, I say this with a little bit of gloat, nothing on our social media can be called fake or can be called false. I can point out 20 things in the BJP social media that are outrageously false, outrageously fake. That's the difference. We are raising the issues of the people. We are doing it with dignity. We are keeping public and professional language in mind. We do not want to resort to the dirty tricks and dirty politics of the BJP. If that makes us look dignified and according to some a little tardy, I'm fine with that. I'm not willing to become the dirty BJP that they have. आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का स्वागत है, पर मैं देख के अचरज में हूं और थोड़ा सा स्तब्ध हूं कि हमने इलेक्शन एफिडेविट से नंबर्स कोट किए, ये हमारे नंबर नहीं है, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, लेकिन आप लोगों ने उस पर सवाल नहीं पूछे। जी, बीजेपी क्या कर रही है उसका जवाब मैं नहीं दूंगी। बीजेपी हमें एक कम्युनिटी का नहीं 10 कम्युनिटी का रहनुमा बुलाया। हम जानते हैं कि हम हिंदुस्तान की जनता के रहनुमा, हम जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार में जो एलपीजी में लाइन लगी हुई है वो असलियत है बीजेपी की। हम जानते हैं असम जो नंबर 2 से नंबर 23 पर आ गया वो असलियत है इस डबल इंजन की। तो हमें बीजेपी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं ये बात बहुत गर्व से और थोड़ा सा अहंकार से बोलती हूँ कि हमें बीजेपी से 2 चीजों पर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक राष्ट्रवाद पर नहीं चाहिए और दूसरा सर्टिफिकेट हमें धर्म पे नहीं चाहिए। धर्म के स्वयंभू ठेकेदार जो धर्म के रहनुमा बनकर सबसे ज्यादा धर्म को ही ठगते हैं, हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी हर हिंदुस्तानी की पार्टी है, हर असम के व्यक्ति की पार्टी है। आप किसी धर्म, किसी जाति, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, अपर आसाम से हो, लोअर आसाम से हो, आप बाग से हो, आप कहीं से हो, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सबको साथ में लेकर चलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी हमारी कोई तारीफ तो करेगी नहीं, आप उनसे सवाल पूछिएगा, वो हमारी बुराई ही करेंगे। तो उनको बुराई मुबारक, हमें सच्चाई मुबारक। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग प्लीज ये इलेक्शन एफिडेविट की बात उठाइएगा, क्योंकि ये तो उन्हीं के इलेक्शन एफिडेविट से कोटेड है। इसमें आपको भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है और मुस्तैदी से इस मुद्दे को उठाना है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।